नमस्कार और जोहार आप सभी को। तो हम जो कि लास्ट वीडियो में हमने जेपीएससी सीडीपीओ के पेपर 2 का सॉल्यूशन हमने डिस्कशन शुरू शुरू करा था और इस वीडियो में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने 1 से 50 अंक तक के जो 1 से 50 संख्या तक के जो सवाल हैं उन्हें सॉल्यूशन जानने की कोशिश किया था। इस बार हम 51 से 100 जो बचे हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं उनके उत्तरों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे सवाल शुरू होता है 51 से कि उस तोरक को क्या कहा गया है जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय परिपत्र अर्थव्यवस्था की शुरुआत नीति आयोग द्वारा आरंभ की गई है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा रैपिड इनोवेशन। ठीक है, यानी तीव्र नव प्रवर्तन। ये आपका जो करंट अफेयर है, ये आपका नवंबर का करंट अफेयर है। ठीक है, ये आपका नवंबर का करंट अफेयर है, नवंबर 2023 का। और एक स्टार्टअप आया था, रैपिड इनोवेशन इन स्टार्टअप एक्सपेंशन, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, यानी राइज। तो उसी का ये पार्ट है रैपिड इनोवेशन, यानी तीव्र नवप्रवर्तन। अगला सवाल है, यूक्रेन के खुफिया प्रतिरक्षा के उप प्रमुख कौन है, यानी डिप्टी हेड कौन है अभी यूक्रेनियन डिफेंस इंटेलिजेंस का। तो ये है वादियम स्कीबिस्की। चूँकि देखिए ये सवाल तो बनने आप कैसे भी लाजमी, क्योंकि ये जो यूक्रेन वार है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो मोटा मोटी हर एग्ज़ाम्स में, हर कंपटीशन में यदि सवाल बनने की गुंजाइश इसमें बढ़ जाती है। कुछ छोटा मोटा सवाल तो पूछा ही जा सकता है। आरसी नदी पर तीसरा बांध किन दो देशों ने बनाया। ये देखिए आपका इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ईरान और अजरबैजान। ईरान और अजरबैजान ने तीसरा अपना बांध बनाया है। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है गिज गैलेसी रिजर्वायर, यानी इस बांध का जो नाम है गिज गैलेसीस बांध। ये ईरान और अजरबैजान के बीच में है। अगला सवाल है, वर्तमान दिन में परमाणु शक्ति मजबूत करने के लिए एफआर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया। ठीक है, तो ये किया है आपका उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति ने, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट ने। फिर है, एनसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया। एनसी फेस्टिवल जो है ये बेसिकली एक एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल है और इसमें पहली बार जो भारत ने जो भाग लिया था वो भाग लिया था एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल से कहा जाता है, और इसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था 2023 में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल बैक्टीरिया। आपको देखिए अब यहाँ से आपका जो विज्ञान के जो प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, और विज्ञान के प्रश्न अच्छे स्तर के थे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इनका रेट थोड़ा ज़्यादा था। ये भी कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट भी थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा एर्गोबैक्टीरियम होगा, एर्गोबैक्टीरियम। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सॉइल हैं, रहनेला है, डेल्फिटिया है, जैंथोमोनास है। ठीक है, एक्रोमेबैक्टर है। अगला सवाल है, किस प्राणी के खून में ऑक्सीजन मिश्रण प्रक्रिया फेफड़े में नहीं होता है, यानी उनके लंग में नहीं होता है। ये तो होगा आपका मछली, जिनके गिल्स में होता है। भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण यानी इम्ब्रायो, ये होगा शैवाल में, एल्गे में। अवावी अवस्था में पायरुवेट के टूटने के फलस्वरूप खमीर में क्या बनता है। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ईस्ट आफ्टर पायरुवेट ब्रेक डाउन अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो इसमें बनता है इथेनॉल बनता है। अगला सवाल है, मेरुदंड यानी जिसे कि हम अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, कितने जोड़े तंत्रिका निकालती है। तो इसका जवाब होगा 31। जो हार्मोन उपापचय के उपरांत शरीर बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है उसका स्राव होता है।
तो ये होगा आपका शरीर बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है, ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अगला सवाल है, किस एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदित बडिंग द्वारा होता है? वैसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा? तो ये होगा हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु वायरस से होती है? ठीक है, वायरस से जो बीमारी होती है वो होती है पोलियो। ये पोलियोमेलिटी वायरस, इसके जो वायरस का फुल फॉर्म है। और ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लीजिए कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है 2014 में। इसके अलावा जो ये बीमारी है दाद, ये फंगल बीमारी है। ठीक है, दूसरा उपदंश या सिफिलिस, ये बैक्टीरियल बीमारी है जो कि ट्रेपेनोमा पैलिडियम के द्वारा होती है। पोलियो का आपने बता ही दिया। काला आजार जो कि पैरासाइट बीमारी है, जो कि लेशमेनिया डोनोवानी के द्वारा होती है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि बोस बुबलिस एक प्रजाति है, तो वो पूछ रहा है कि बोस बुबलिस जो है वो किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की? ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा भैंस। ठीक है, और ये एक वाटर बफेलो, पानी में रहने वाले भैंस होते हैं। ये अधिकतर पानी में रहना पसंद करते हैं। और ये मूलतः आपको भारत, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं यदि बॉस इंडिकस होता, ठीक है, बॉस बुबालिश की जगह इंडिकस होता तो ये जो प्रजाति हो जाती, इंडिकस का मतलब हो गया गाय, यानी गाय की प्रजाति हो जाती। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हमें पूछा गया बुबालिस। बुबालिस से आप याद रख लीजिए भैंस, बी से बुबालिस, बी से भैंस। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, समन्वय को नियंत्रित करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है? तो वो होगा सेरेब्रम। हालांकि इसमें हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सेरेब्रम में भी कंफ्यूज हो, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो होगा सेरेब्रम। दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा आकर्षक, हमेशा प्रतिकर्षक, या तो आकर्षक या प्रतिकर्षक, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑफकोर्स ये आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनेशन के बारे जब पढ़ोगे तो पहला ही दूसरा लाइन में आपको मिल जाएगा, दिस फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षक होता है। कौन सी भौतिकी राशि का मात्रक विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के समान है? तो होगा विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। अगला सवाल, एक गहरे झील के सतह पर पानी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तल पर अपेक्षित तापमान क्या होगा? ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपका डल लेक हो गया, इस सब के जो लेक हो जाते हैं जो कि बर्फ़ कश्मीर में जम जाया करते हैं, मान लीजिए उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनका जो बॉटम में, उनके नीचे में तापमान क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये होगा इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है, 1 डायोप्टर किस दूरी के वृत्तखंड के बराबर है? तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति और शिखर का वोल्टेज क्या होता है? तो होगा 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। वह कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो कई सारे जो वेवलेंथ के जो लाइट पाए जाते हैं, तो उसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो हीटिंग यानी गर्म करने के लिए जिम्मेदार है? तो होगा अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव्स। एक परिपूर्ण काले पिंड पर गिरने वाले विकिरण का क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए काला सरफेस, हमने अक्सर पढ़ा हुआ है कि काला सरफेस ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो सारी एनर्जी को अवशोषित कर रहा है। तो इसका जवाब होगा ए।
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो ये भी एक ऐसा चीज़ है साइंस का। और भी चीज़ें होंगी लेकिन ये फ़िलहाल मुझे भी याद आ रहा है कि इसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था और उसका मैंने इस चीज़ को डेफिनेशन को समझने का कोशिश नहीं किया क्योंकि दिमाग में बैठ गया। क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जा रहे हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन करते हैं। कंडेंसेशन आपको पता ही है, ठीक है। जब लिक्विड सॉलिड के रूप में आता है, जैसे हमारा जो पानी है, जब ये बादल का रूप लेता है, कंडेंस करता है तो कंडेंसेशन करते हैं, संघनन बोलते हैं। सब्लिमेशन पता है आपको। डिपोजिशन जिसको कि निक्षेपण, इस जमाव जब किसी चीज़ का होता है, ठीक है। एवापोरेशन जब वो भाप वाष्पीकरण जब उसका होने लगता है, यानी भाप बनकर कोई लिक्विड वातावरण में जा रहा है तो इससे वाष्पीकरण कहते हैं। जो उपग्रह दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उपयोगी जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टीवी के लिए जो सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। पोलर सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, वेदर होता है, नेविगेशन होता है। टीवी में सिग्नल्स पहुँचाने के लिए जो हम सैटेलाइट का यूज करते हैं वो किस तरह का सैटेलाइट होता है? तो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्वनि का गति निर्भर करती है, यह होगा आपका बोर्ड टेम्परेचर, माध्यम के दबाव एवं तापमान दोनों पर, ठीक है। असल में देखा जाए तो ये आपको निर्भर करती है डेंसिटी पर निर्भर करती है, ठीक है। इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है और अंत में प्रेशर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें आ रही हैं तो बोर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, माध्यम के दबाव एवं तापमान दोनों पर निर्भर करेगी। आठवां में ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चंस को मैं टफ के कैटेगरी में रखूँगा, डिफ़िकल्ट के कैटेगरी में रखूँगा। तो इसका जो जवाब होगा इसे बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि ठीक है, पी का 4, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 1। अगला सवाल भी ये टफ की श्रेणी में ही है, आप इसे रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो देगा? तो इसका जवाब जो होगा CuSO4 और जिंक धातु। अगला सवाल है, तत्व X एक ठोस एवं उच्च गलनांक वाले क्लोराइड के गठन करता है। X निम्न किस तत्व का ग्रुप है? इसका जवाब होगा मैग्नीशियम, ठीक है। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कोई एक तत्व X है, एक ठोस एवं उच्च गलनांक वाला क्लोराइड, वो HCl2 बनाता है जो कि बहुत ठोस भी है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो X जो होगा वो किसके ग्रुप टेबल में से बिलोंग करेगा? तो होगा मैग्नीशियम, Mg। निम्नलिखित में किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? तो ऑफकोर्स आयन, सोडियम क्लोराइड आयन। गैल्वेनीकरण की पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए गैल्वेनाइजेशन एक क्रिया होती है जो बेसिकली जो लौह के जो वस्तुएं होती है उसको जंग से हम लोग बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग जस्ता यानी जिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिंक की एक पतली सी परत पढ़ा दी जाती है किसी भी वैसे लोहे में जिसमें जंग लग सकता है तो उसमें जंग को अवरोध कर देती है।
यौगिक C4H6 निम्नलिखित में से किस सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? ठीक है, ये आपको बेसिकली फार्मूला है। C4H6 ये किसका फार्मूला है? तो ये होगा अल्काइन का। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि अल्कीन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अल्कीन का फार्मूला क्या होता है। तो अल्काइन में अल्केन होता है पहले, फिर अल्कीन होता है और अंतिम में अल्काइन होता है। ठीक है, अल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, वहाँ पे n का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो अब अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और अंत में हो गया अल्कीन। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। C4 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, H यहाँ पे क्या होगा, 4 दूना 8 और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा C4H6, यानी ऑफकोर्स ये किसका ऑप्शन होगा, अल्कीन का होगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, अल्काइन इसका आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा अल्मीनियम का अयस्क है? तो ऑफकोर्स अल्मीनियम का जो और है बॉक्साइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? ये सबसे आसान सवाल है, इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। फिर सवाल है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो क्या बनाता है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं आपको इसको एक छोटे से रिएक्शन के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फार्मूला होता है COH। ठीक है, उसे बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम उसे रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या देगा? तो अब यहाँ से रिएक्शन में हमें क्या निकलते हैं? तो एक तो निकलेगा COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये निकला हमारा गैस निकला CO2। अब इसको किसी भी रिएक्शन को हम लोग पता है केमिस्ट्री में कैसे वेरीफाई करते थे, तो दोनों तरफ हम लोग एटम को चेक कर लेंगे कि कितने कितने एटम आ रहे हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ 3 हैं, तो टोटल 4 एटम हमारे बाएं साइड है, LHS के साइड है। तो RHS साइड भी, यानी जब रिएक्शन हो गया उसके बाद भी उतना ही एटम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और यहाँ पर 2 एटम है, यानी 3 2 5 इधर और इधर भी 2 2 4 और एक H2O, यानी 5 एटम। इसी तरह आप चेक कर लिए, तो हमको खैर उतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ जो आंसर जो निकल कर आ रहा है CO2 आ रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी? हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑफकोर्स होगा ग्लूकोज का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से सवाल होते हैं आपके रीजनिंग के। अब यहाँ से आपके जो सवाल होते हैं रीजनिंग के, 600 के 33% का मान बताइए। ऑफकोर्स ये मैथ का सवाल ही समझिए। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको 6 से काटा आपने और बचा फिर 33 इंटू 6 इंटू करिए 198, इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि M13 है और मैथ 34 है तब पेन क्या होगा? तो यहाँ पे कौन सा तरकीब काम कर रहा है? तो यहाँ पे अब वो तरकीब काम कर रहा है कि हर अल्फ़ाबेट लेटर का जो पोजीशन नंबर क्या है। ठीक है, तो M का जैसे 13 है
आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने काउंट करके रखा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ए का 1 है और टी का हो जाता है 20, यानी टोटल हो गया 34। 34 तो ठीक, उसी तरह पेन का क्या हो जाएगा? तो पेन का भी जब आप अपने हिसाब से जब आप काउंट करेंगे, आपको मैंने बोला था कि रीजनिंग जिस भी एग्ज़ाम में है उसमें आप पहले सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही ABCD को और उसका जो पोजिशनल नंबर है 1 2 3 4 5 6 करके आप अपनी सहूलियत के लिए उसे लिख लें। तो P का होगा अल्फ़ाबेटिक पोजिशनल नंबर, उसका होगा 16, E का क्या होगा 5 और N का होगा 14। तो अब इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, 16 + 15 + 4, तो इसका आंसर होगा 35। अगला सवाल है कि इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मतलब इसमें आपको वो नंबर फाइंड करना है जो गलत है, ये जो श्रृंखला जो दी गई है। तो देखिए अब इसमें इसका सबसे आसान ये होता है ना, क्या आप डिफरेंस देखते जाइए कितना का डिफरेंस अंतर बना रही है। 3 से 10 के बीच 7 है, 10 से 19 के बीच 9 है और 19 से 31 के बीच 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन वाला सही होगा कि 2 करके बढ़ रहा है कि 3 करके बढ़ रहा है? आगे चलिए, 31 का 13 12 होगा, 13 15 डिफरेंस है और इधर 17 है, यानी हर वो डिफरेंस 2 2 के अंतराल में बढ़ना चाहिए था। तो उस हिसाब से 19 के बाद जो ये 31 है यही गलत है। तो 29 के बाद हमारा क्या होना चाहिए, हम लोग 11 जोड़ेंगे तो वहाँ 30 होना चाहिए। जब वहाँ 30 होगा तो एक तो इसे हमने चेक कर लिया, अगला से 13 अंतर होना चाहिए, तो 13 अंतर भी आपको मिल रहा है। तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब होगा 31। बोले तो 31 जो है वो जवाब गलत, मतलब सही होगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में ओ से पूर्व दिशा की ओर 300 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका 300 किलोमीटर है। फिर है दूरी पूर्व दिशा की ओर 300 किलोमीटर की दूरी पर ए है और ओ से उत्तर की दिशा 400 किलोमीटर है। ये जो 400 किलोमीटर है, तो ए और बी के एकदम बीचों बीच सी है। ठीक है, एकदम मिडिल में है। तो बी और सी के बीच की दूरी बताइए। तो जाहिर सी बात है हमें बी और ए की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमें 500 आएगा। और 500 चूँकि सी एकदम बीचों बीच है तो इसका जवाब होगा 250। अगला सवाल है, एक कूट भाषा में सॉलिड को WPS मतलब ऐसे करके लिखा जाता है और कोई शब्द तब उसी प्रकार से यहाँ जो आपको शब्द पूरा दिख गया है वो किसे मतलब संबंधित करेगा। तो इसका देखिए, इसको हम लोग अगले पेज में बना लेते हैं ताकि सुविधा हो। ठीक है, पहले तो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड को लिखा हुआ है, नीचे दिया गया है इसका जो कोड जो दिया गया है वो दिया गया है ATEX आपकी जगह इसका जो कोड जो हमें जो दिया गया है, सॉरी लिटिल मिस्टेक, कोड दिया गया है वो WPSLPIMFHA। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
इस तरह के सवाल को ना पहले हमेशा ये देखने का प्रयास करिए कि उसमें कितना अल्फ़ाबेट है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स है, जो आपको पहेली के रूप में दिया जा रहा है उसके साथ दूसरा शब्द उसमें कितना अल्फ़ाबेट है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं 5 अल्फ़ाबेट हैं और इसमें हम देख पा रहे हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है। यानी संभवतः हो सकता है कि हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारे यहाँ 2 अल्फ़ाबेट हमें दिए गए हैं। ठीक है? तो अब इसको देखिए, PQRS +3, ठीक है? अब इसको देखिए, इसका दूसरा L और O ये भी +3 जा रहा है। अगला है P, अगला है I ये भी +3 जा रहा है। अगला है MF यानी F ये भी +3 जा रहा है। और फिर अगला D यानी ABCD। यानी हमें क्या करना है कि हमें जो 10 जो बनेंगे वर्ड, उसमें जो दूसरा वर्ड है उससे वो हमेशा 3 आगे भाग रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमें यहाँ उल्टा उसको चेक करना है। ATEXXQIBVO दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें पहले लिख कर लेना टी का क्या होगा? UVW। फिर यहाँ एक्स का क्या होगा? YZA। फिर यहाँ क्या क्यू का क्या होगा? RST, ठीक है? RST, टी का हो गया, एक्स का हो गया, क्यू का हो गया, अगला है BCDE, फिर है OPQR। तो इसका जवाब होगा वाटर। तो जाहिर सी बात है जब इसका जो आंसर होगा वाटर। अगला सवाल जो है वो है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिसके प्रकार दूसरा अक्षर पहलू पर पहले अक्षर से संबंधित है। ठीक है? तो यहाँ पे लेटर का क्लस्टर दिया गया है। यहाँ देखिए हर दूसरा जो है वो पहले से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे हर दूसरा निकलेगा जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पहले देख लीजिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं DEF यानी +2, फिर है IJK इधर +2, फिर है इधर सीधा सीधी +2 FGH, फिर है उल्टा +2। तो उसी हिसाब से BLGP का क्या होगा? BLGP पहले हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। CDE EF तीसरा है ना CD, फिर है K से यहाँ I जा रहा है यानी वो पीछे जा रहा है। तो इसका जवाब होगा JKL। फिर हम आगे जाएंगे HI, फिर हम पीछे आने का कोशिश करेंगे NOP डिजिन DJIN। अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्यों होगा यदि दूर का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुना और इंटू का अर्थ भाग। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। बस इसमें आपको ये बताया गया है कि इस साइन का आप इसमें परिवर्तित कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करें।
तो जब हम सब कुछ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सवाल क्या है, 54 इंटू 6 माइनस 7 डिवाइडेड 8 प्लस 2। चौवन इंटू 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2। यहाँ पर साइन को बस चेंज कर दीजिए, 54 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का मतलब क्या हुआ है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 7 प्लस का मतलब क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ प्लस की जगह क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन। तो इसका जवाब होगा, पहले बोर्ड मास रूल लगाएंगे, 9 सत्ते 63 प्लस 8 माइनस 9 सत्ते 63 8 71, यह हो गया 63 8 71 माइनस 2। इसका जवाब होगा 69। अगला सवाल है, निम्न आकृति में त्रिकोण डॉक्टरों को वृत्त खिलाड़ी आयत कलाकारों को दर्शाता है, तो कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो केवल खिलाड़ी हैं। तो देखिए, और एक सवाल आपको पूछ चुका है यहाँ पे वेन डायग्राम पर। यहाँ पे जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है वो रिप्रेजेंट करती है डॉक्टर को। अगला सवाल है, अगला लाइन है, सर्किल जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्लेयर को। अगला है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है आर्टिस्ट को। यहाँ से आप सोचते तो कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है, हमें आर्टिस्ट को देखना है। आर्टिस्ट के अंदर 6 5 2 1 है, जो केवल खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी को देखना है जो केवल खिलाड़ी, ठीक है, उनको उनको इससे मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर है। तो इसका जवाब होगा, जब यानी कॉमन फिगर निकालना है, कॉमन जो निकालना है वो किसके किसके बीच निकालना है, आयत यानी रेक्टेंगल और वृत्त के बीच में। तो ये इसका जवाब होगा 6। एक कमरे में 120 लोग हैं जिसमें तो इसका जवाब जो होगा 40 होगा। एक कमरे में 120 लोग हैं जिसमें 3/5 महिलाएं हैं। तो यह आएगा 72 महिलाएं टोटल। तो बच गया 72 8 80 40 48 पुरुष हैं। 2/3 पीपल ऑफ मैरिड, 2/3 ऑफ द टोटल पीपल। तो 120 का 2/3 क्या हो जाएगा, 80 पीपल मैरिड है। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है ना, तो ये बच गया। तो बच्चे जो 40 जो है लोग हैं, उसी में से हो सकता है कि वो अविवाहित। इसका हो जाएगा आंसर 40। अगला सवाल है, संख्या इतना के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान वैसा ही होगा इस संख्या में। इसमें बेसिकली ये बताया गया है, जो आपको नंबर दिया गया है
जिसमें आपका 3 3 6 3 9 डिजिट है। इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। और वो कैसे लिखिए, बाएं से दाएं की ओर, जैसा हम लोग कॉपी में लिखते हैं वैसे ही लिखिए। तो उसके बाद आप पाइएगा कि इसको हम लोग जो अरेंज कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब रखेंगे तो कौन से डिजिट का जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। 0 5 ये चेंज हो गया, 2 9 चेंज हो गया, 3 0 चेंज हो गया, 4 4 एक 4 बच गया, फिर 5 6 चेंज हो गया, 6 8 चेंज हो गया, 7 बच गया, 8 2 बच गया, 9 3 बच गया, यानी 4 और 7। तो यही दो डिजिट हैं जिनको जिनका प्लेस चेंज तब भी नहीं हुआ जब इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मजबूत लोग हैं ये। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखिए, ABCD +3 EFG HIJ। पहला तो हमने J कंफर्म कर लिया। अगला है 4 9 6, यहाँ पे हो जाएगा RSTUVWX, यानी आर्स को हम लोग ऐसा लाना है कि जब पीछे से हम पढ़ते आए दाएं तरफ से तो तीसरा नंबर पर, तीसरा पढ़ते ही आर आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, बच गया ये 4, दोनों 4 3 3 9, 4 चौके 16, 20 में 25। इसका जवाब होगा सी। यदि दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है, दो क्रमिक संख्या यानी x और x+2 का 100 है, अच्छा यहाँ स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं। जस्ट मिनट। टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर का यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x² एक तो आएगा, दूसरा आएगा x+2 के होल स्क्वायर, और इधर है 100, यहाँ पहले से दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अंत में जो आंसर जो आएगा आठ और 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है सम क्या होगा, 14 हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसको आपको अरेंज करना है, उसके बाद ये आपको मतलब ऐसा अरेंज करना है कुछ मीनिंगफुल बने, ठीक है। तो आप इसको आप देखिए, पहला तो 5 3 तो फिक्स है, फिर भी हम लोग इसको लिख के देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा स्कूल, स्कूल का हमने दिया 1 नंबर, ऊपर से हम लोग लिखते आ रहे हैं। स्कूल है सबसे ऊपर में 5 नंबर में, फिर उसके बाद एजुकेशन जो है वो चौथे नंबर पर है, फिर है शिक्षा, फिर है दूसरे नंबर पर हम लोग रखेंगे रिक्रूटमेंट को, शायद 3, फिर है
ये 6 है ना, 6 से शुरुआत होती है, 6, 5, यहाँ पे हो जाएंगे आपके चौथे नंबर पर ये रहेगा, यानी हम नीचे से काउंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपका आ जाएगा 6, 5, 4, ये 3 नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर। फिर 1 सैलरी, 2, अंत में 4। तो इसका जो जवाब होगा ए होगा। 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था? ठीक है, इसका जो जवाब होगा शुक्रवार होगा। ये कैलेंडर की एक ट्रिक है, ठीक है। 28 मार्च है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आएगा 4। मार्च तो फिर तो इसका हो जाएगा 144, इसका कोड होता है, तो मार्च का जो कोड होता है 4। 7 या 21, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 4 फिर 20 और 14, 2014 को डिवाइड करिए, अंतिम जो इसका 14 है इसको डिवाइड करिए 14 को डिवाइड करिए आप लोग 7 से, 2 आया, फिर 4 तिया 12, इसका जो जवाब होगा शुक्रवार होगा। दिए गए व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर, इसमें भी आपको ये बताया गया है कि इसमें टीचर 4 सीरीज जो दिए गए हैं, इसमें से 3 एक जैसे हैं, एक को आपको अलग करना है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा डी होगा। फिर मोबाइल का थोड़ा बैटरी, तो ये था हमारा जो सॉल्यूशन। और रीजनिंग का सवाल अच्छा खासा था, एक आध दो सवाल छोड़ दिया जाए तो आपके सभी सवाल आसानी से बनाए जा सकते थे। जीएस करंट अफेयर के सवाल अच्छे थे, और जहाँ तक मैंने गौर करा कि जो जैसे पुराने करंट अफेयर्स नहीं पूछे गए, ठीक है, एकदम नए करंट अफेयर पूछे गए। इवन मई के आपको 3 से 4 करंट अफेयर पूछ दिए गए हैं। मान के चलिए कि मोटा मोटी ये 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स को इसने कवर करा है। और बहुत ये अच्छा ये मतलब मूव है जेपीएससी का। पिछले जेपीएससी जो सिविल सर्विस का पीटी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आपको पुराने करंट अफेयर्स पूछने देखने को नहीं मिले, वरना था फिर वो करंट अफेयर नहीं, वो फिर स्टैटिक या इतिहास का भाग बन जाना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव, हमें करंट अफेयर पे भी जोर लगाना है। और आने वाले दिनों में यदि आप मतलब चाहेंगे तो हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स की भी वीडियोस या क्लासेस आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना सभी ख्याल रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और हाँ, अपने आसपास एक ऐसे इन्वायरमेंट का, ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सहज और सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।